एपिसोड 12। हमने सुबह का नाश्ता खत्म किया और खाते वक्त ही मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज आने लगी। मैंने तुरंत अपने लॉग को चेक किया तो देखा कि मेरा विकास पूरा हो गया था। लिखा था, विकास सफल, बुनियादी तेज उपचार। इसका मतलब था अब आपका शरीर किसी भी तरह के खून बहने को 50% तेजी से रोक देगा। छोटे मोटे फ्रैक्चर 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाएंगे। कोई भी बड़ी हड्डी सही जगह पर जुड़ने के बाद दोगुनी गति से ठीक होगी। चोट लगने के बाद हर 5 मिनट में एक स्वास्थ्य अंक अपने आप ठीक होने लगेगा। इसमें यह भी लिखा था कि इन खूबियों को और बढ़ाने के लिए मुझे इस विकास को आगे बढ़ाना होगा। जरा हिसाब लगाओ, मेरी मौजूदा हालत और स्वास्थ्य को देखते हुए मैं बिना ध्यान लगाए ही तकरीबन 6 घंटे में पूरी तरह ठीक हो सकता हूं। मैंने सोचा था कि ध्यान करने से ये गति और बढ़ जाएगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि ये सब अपने आप हो रहा था, हमेशा चालू रहने वाला वॉल्वर पर्क जैसा कुछ। अरे दोस्तों, मैंने कहा, मुझे तो स्पेशल एबिलिटी के तौर पर वॉल्वर पर्क मिला है। क्या किसी और को भी कुछ अनोखा पर्क मिला है जो वो बताना चाहे? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम लोगों को क्या मिला है। हाँ यार, विजय बोला, मुझे डेंटलेस नाम का एक पर्क मिला है। ये मुझे किसी काम में नाकाम होने के बाद मेरी सारी खूबियों को बढ़ा देता है। यानी जब तक मैं उसी काम को करता रहूंगा और फिर जब मैं उसमें सफल हो जाऊंगा तो उस काम में मुझे एक्स्ट्रा अनुभव मिलेगा, कौशल और लेवल दोनों में। विजय अपनी एबिलिटी से बहुत खुश लग रहा था और होना भी चाहिए था। वो हर चुनौती को पूरी गंभीरता से लेता था और हारने के बाद हमेशा और जोरदार वापसी करता था। उसके लिए तो ये पर्क एकदम सही था। अनन्या बोली, हाँ विजय, ये तो सच में तुम्हारे लिए ही बना है। अनन्या हमेशा विजय को विजय ही कहती थी और उसे इसकी आदत डालने में थोड़ा वक्त लगा था। फिर अनन्या ने कहा, मुझे एक पर्क मिला है, अटेंटिव। ये मुझे किसी भी ऐसे काम में सफलता का ज्यादा मौका देता है जिसमें ध्यान से काम करना जरूरी होता है। साथ ही ये मेरी समझदारी को भी बढ़ाता है। इसके बाद यास्मीन थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, मेरा पर्क थोड़ा अलग है और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है। उसने कहा, मेरा पर्क है रॉयल ब्लड लाइन। इससे मुझे सभी खूबियों के लिए +3 का बढ़ावा मिलता है और कौशल बढ़ने में 15% की बढ़ोतरी होती है। इसमें यह भी लिखा है कि अगर मैं शाही पद लेती हूं तो यह बढ़ावा और भी बढ़ जाएगा। वाह, ये तो कमाल है। मैं चिल्ला पड़ा। 1 मिनट, मैंने कहा, क्या तुम बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारे आंकड़े कैसे दिखते हैं? यास्मीन ने जवाब दिया, मेरी ताकत 11 है, फुर्ती 17 है, शरीर 9 है, बुद्धि 16 है, ज्ञान 15 है और मेरा करिश्मा 21 है। ये तो अजीब है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार अपने आंकड़े देख रही हो। अनन्या ने कहा, हे भगवान, तुम्हारे आंकड़े तो कमाल के हैं। तुम ताकत और शरीर को छोड़कर हम सबसे आगे हो। मैंने कहा, तुम उन्हें बता सकती हो यास्मीन, वो तुम्हें जज नहीं करेंगे। फिर मैंने उसे अपनी कहानी उन लोगों के साथ शेयर करने का सुझाव दिया तो यास्मीन ने उन सबको अपने कैंसर के बारे में बताया और ये भी कि वो असली में अमेरिका क्यों आई थी। जब ये सब बातें हो गईं तो मैंने कहा, चलो अब काम पर लगते हैं और फ्लैट बेड में कूदकर उस जगह चलते हैं। उम्मीद है कि सब कुछ अभी भी ठीक होगा। विजय बाहर जाते हुए बोला, मैं किसी को नेट पर चेक करवा रहा हूं, देख रहा हूं कि कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं विजय के साथ बाहर गया और हम उसकी फोर्ज वर्कशॉप में चले गए। हमने अपनी लंबी राइफलें बंदूक की तिजोरी में रखीं। फिर हमने अपनी AR-15 और कुछ बारूद निकाला। इसके बाद हमने अपने फ्लैक वेस्ट और बाकी साजो सामान लिए जो हमने पूरे साल धीरे धीरे जमा किए थे और उन्हें पहनना शुरू कर दिया। हमने देखा कि कुछ जगहों पर हमें पट्टियों को कसना पड़ा और कुछ जगहों पर ढीला करना पड़ा। मैंने मजाक में कहा, क्या ये सिर्फ मैं हूं या हम सब एक ही वक्त में बढ़ और सिकुड़ रहे हैं? विजय ने कहा, हाँ, मुझे याद नहीं कि पिछली बार हमने इन पट्टियों को इतना कब बदला था। फिर याद करते हुए बोला, ओह हाँ, याद आया, तब जब हमने इन्हें खरीदा था। लड़ाई के लिए तैयार होने के बाद विजय ने अनन्या का गियर उठाया और घर की तरफ चल दिया। मैंने भी अपने फेंकने वाले चाकू और अपनी कटाना को पकड़ लिया, बस अगर जरूरत पड़े तो। जैसे ही हम घर में घुसे, दोनों औरतें कंप्यूटर पर से नजरें हटाकर हमें देखने लगीं। अनन्या ने कहा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि चीजें थोड़ी शांत हो रही हैं। घटनाओं का दायरा ज्यादा नहीं फैला है
और लोग जो वीडियो डाल रहे हैं वो भी पहले जैसे ही हैं। गवर्नर ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक ये राज्य से बाहर नहीं गई है, जहां तक मैं बता सकती हूं। नेशनल गार्ड को बड़े शहरों में तैनात किया गया है, लेकिन ये जॉर्जिया है। ज्यादातर लोग उन चीजों पर गोली चला रहे हैं जो आम नहीं हैं। रिपोर्ट में ये जरूर आ रहा है कि बंदूकें उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जैसी उन्हें करनी चाहिए। गोलियों में वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए। ये बात उस स्ट्रीमर ने बताई है जिसे तुम पसंद करती हो, वो कट्टर रेडनेक या जो भी उसका नाम है। मैंने कहा, चलो ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। कम से कम ये जल्दी नहीं फैल रहा है और हमारे पास भर्ती और तैयारी के लिए ज्यादा वक्त होगा। हमें इसे जितना हो सके दबा कर रखना होगा, और मैं नहीं चाहता कि हम चारों के अलावा किसी को भी पता चले कि मुझे सबसे पहले सिस्टम मिला था, और मैं ये भी नहीं चाहता कि लोगों को ये पता चले कि ये बदलाव कम से कम मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है, अनन्या ने कहा। यास्मीन ने पूछा, तो क्या अब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं? ये सड़क से बस कुछ मील ही तो दूर है। ये कितना अजीब है कि हम इतने पास थे और कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मैंने कहा, जब अनन्या अपने कपड़े बदल रही है, चलो तुम्हें कुछ भारी कपड़ों से ढक देते हैं। मेरे पास चमड़े के कुछ रेन फेयर गियर हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें पहन सकती हो। वो ज्यादातर चमड़े के हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो उम्मीद है कि वो तुम्हें ज्यादा घायल होने से बचाएंगे। हम सब तैयार हो गए और यास्मीन ने मेरे पुराने रेन फेयर गियर पहने, जिनमें चमड़ा एक कपड़े पर सिला हुआ था। वो कुछ मामूली सुरक्षा तो देते, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो सजावट के लिए ज्यादा थे। फिर भी वो उनमें शानदार लग रही थी। विजय और यास्मीन ट्रक के केबिन में बैठ गए और अनन्या और मैं पीछे वाले खुले हिस्से में चढ़ गए। फिर हम यास्मीन के घर की तरफ चल दिए। हमारे ठिकाने से लगभग 1 मील की दूरी पर हमें सड़क पर एक ढांचा दिखा और उस पर 3 अंधेरे आकृतियां खड़ी हुई लग रही थीं। वो गहरे रंग के थे और ये बताना मुश्किल था कि वो कितने लंबे थे, लेकिन लगभग 100 गज की दूरी से भी मैं बता सकता था कि वो इंसान नहीं थे। विजय ने ट्रक रोक दिया और मैंने अपनी राइफल निकाली और उससे देखने लगा। वो जीव इंसानों जैसे ही थे, पर सरीसृप या उभयचर जैसे लग रहे थे। वो काले सैलामेंडर या गेको की तरह दिख रहे थे। उन्होंने हमें देख लिया था, पर वो हमारी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने सड़क पर कुछ कारों को घसीटकर एक अस्थायी दीवार बना दी थी और पेड़ों के साथ साथ मिट्टी और सड़क के टुकड़े भी गिरा दिए थे। सड़क के दाहिनी तरफ देखने पर मुझे एक रास्ता दिख रहा था जहां से वो आए थे। बैरिकेड को करीब से देखने पर मुझे खून दिखाई दिया। मुझे पूरा यकीन था कि जो लोग उन कारों में थे अब शायद नहीं रहे। मैंने ये बात विजय को बताई और यास्मीन बोली, मुझे नहीं लगता कि वो दोस्ताना है। क्या हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उन्हें मार डालना चाहिए और बाद में इसका पता लगाना चाहिए? विजय बैरिकेड को देखने लगा और मैंने प्राणियों की तरफ देखा और उन्हें स्कैन करने की कोशिश की। बदकिस्मती से मैं अपनी सीमा से बाहर था। उसी वक्त विजय ने कहा, मुझे दीवार पर शरीर के हिस्से दिख रहे हैं। ये हत्यारे हैं। चलो किसी एक को जख्मी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम उससे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। हम इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकते। सबने हाँ में हाँ मिलाई। मैंने अपनी राइफल वापस ऊपर खींची और कहा, मैं दाहिनी तरफ देखता हूं। विजय ने जवाब दिया। मैं चला। अनन्या ने कहा, मुझे बीच वाला मिल गया। वो हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। मैंने बहुत धीरे से कहा, 3, 2, 1, और जैसे ही मैंने 8 कहा, मैंने ट्रिगर दबा दिया। लगभग एक ही वक्त पर 3 गोलियां चलीं, पर बदकिस्मती से कुछ गड़बड़ थी। मैंने दूरबीन से देखा तो पता चला कि मेरी गोली उस प्राणी से लगभग 1 फुट नीचे बैरिकेड से टकराई। इस दूरी पर गोली इतनी नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी। ये क्या बकवास है, विजय ने कहा, और अनन्या ने भी वैसा ही कहा। मुझे लगता है कि वो बंदूकों वाली बात सच थी। सिस्टम यहां पर खेल रहा है। हम इसका पता लगा लेंगे, पर ध्यान रखना कि वो अभी भी हमें देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है कि ये क्या हुआ। शायद वो बंदूकें जानते ही नहीं हैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। इस बार थोड़ा ऊपर निशाना लगाओ, जहां तुम्हारी गोली लगी उसका अंदाजा लगाकर। मेरी वाली 4 फीट नीचे लगी थी,
इसलिए उनके सिर के ऊपर निशाना साधो, मैंने सुझाव दिया। 3, 2, 1। हमने फिर से गोलियां चलाईं और इस बार मेरा और अनन्या का निशाना गिर गया। विजय का निशाना लड़खड़ाया, फिर गिर गया। मैंने अपने लॉक को देखा तो पता चला कि मैंने एक ट्रोग्लोडाइट को मारा था। दिलचस्प, उसे 14 अंकों का नुकसान हुआ था, 10 कुंद और 4 गतिज। मैंने ये जानकारी दी और कहा कि वो दाहिनी तरफ गया है और वो बाईं तरफ। मैंने कोने के आसपास सावधानी से झांका और पहली बार एक ट्रोग्लोडाइट को करीब से देखा। वो लगभग 4.5 फीट लंबा था और एक सैलामेंडर और एक आदमी के मिले जुले रूप जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा गीली और चिपचिपी थी और उसके हाथ बहुत छोटे थे। उसके पैर भी छोटे थे और उसका धड़ लंबा और पतला था। उसकी एक पूंछ थी जो कम से कम 4 फीट लंबी थी और उसका सिर बड़ा और गोल था। उसकी गर्दन नहीं थी, पर उसके जबड़े बड़े और तेज दांतों से भरे थे। उसकी काली आंखें मुझे भूखी नजरों से देख रही थीं और उसकी आइरिस छोटी पीली दरारों जैसी दिख रही थी। जैसे ही मैं पहले वाले की तरफ आया, उसने अपना मुंह खोला और मुझ पर भूरे रंग की धुंध छोड़ी। मैंने बचने की कोशिश की, पर धुंध ने मुझे घेर लिया और मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी। मेरी आंखों में पानी आ गया और मैं मुश्किल से उस प्राणी को देख पा रहा था। मैंने तुरंत उस पर अपना पहला चाकू फेंका। वो थोड़ा पीछे हटा और मैंने विजय को चिल्लाकर बताने का फैसला किया और पीछे लुढ़क कर धुंध से बाहर निकलने की कोशिश की। उनके पास सांस वाला हथियार है। विजय, बचो। विजय को वक्त पर चेतावनी मिल गई और वो भी कोने के आसपास झांक रहा था। वो आगे कूदा और उसने अपने पहले ट्रोग्लोडाइट को छाती में मारा। फिर वो बीच वाले तक पहुंचने के लिए प्राणी के दाहिनी तरफ घूमने लगा। उसने अपना ग्लेडियस निकाला और उसने उसे देखा और अपना हानिकारक हमला तैयार किया। लगभग उसी वक्त मैंने उसे चेतावनी दी। उसने जल्दी से रिएक्ट किया और पहले ट्रोग्लोडाइट के हमले से बचते हुए दूसरे ट्रोग्लोडाइट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो लुढ़क कर उठा, उसने दूसरे ट्रोग्लोडाइट को खोपड़ी में छुरा घोंप दिया, फिर अपने पहले दुश्मन को खत्म करने के लिए घूम गया। इस बीच मैं अपनी सांस रोक रहा था और जल्दी से उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि वो प्राणी धुंध से बाहर आ रहा है। उसके कंधे पर मेरा पहला चाकू लगा था। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचा, यास्मीन बैरिकेड के पीछे से आई और उसने अपने कटाना से उसके शरीर पर तिरछा वार किया। उसका दाहिना हाथ बेकार हो गया और खून हवा में उड़ गया। मैं उठ गया और मैंने प्राणी के चेहरे पर मुक्का मारा, पर उसकी चमड़ी की वजह से वो जोर से नहीं लगा। तभी यास्मीन ने फिर से ट्रोग्लोडाइट को छाती में मारा, ये ध्यान रखते हुए कि ब्लेड में जोर से नहीं लगा। मैंने देखा कि प्राणी की आंखों से रोशनी चली गई और मेरे लॉग ने मुझे बताया कि वो मर चुका है। विजय ने अपनी तलवार से आखिरी ट्रोग्लोडाइट को मार गिराया। सब कुछ ठीक होने के बाद मैंने अपने घावों को ठीक करने के लिए ध्यान किया। मैं ही अकेला था जिसे चोट लगी थी। मैंने देखा कि हमारी राइफलों ने ट्रोग्लोडाइटों को काफी नुकसान पहुंचाया था, पर अनन्या आखिर तक खड़ी रही। मैंने ये भी जाना कि ट्रोग्लोडाइट के हमले को हानिकारक विस्फोट कहते हैं और धुंध में रहने से हर 10 सेकंड में मुझे 3 नुकसान होता है और धुंध से निकलने के बाद 6 सेकंड तक भी। ये धुंध सांस लेने और देखने में भी मुश्किल पैदा करता है। यास्मीन ने मजाक किया, अब हम बराबर हो गए। तुमने मेरी जान बचाई, अब मैंने तुम्हारी बचाई। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। समर्थ ने जवाब दिया, हाँ, मुझे ये पता होना चाहिए था। मुझे पता है कि ट्रोग्लोडाइट क्या करते हैं, पर मुझे नहीं लगता था कि ये डंगोनन और ड्रैगन्स जैसा होगा, पर ये तो वैसा ही निकला। मैंने चिल्लाकर पूछा, विजय, तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया, हाँ बेशक। 2 मर गए हैं। हालांकि उसमें से बीच वाले की जिम्मेदारी अनन्या पर जाती है। अनन्या ने कहा, हाँ, गोली एकदम निशाने पर लगी थी। मैंने कहा, चलो अब लाशों को लूटते हैं और देखते हैं कि वो दलदल में कहाँ रहते हैं। यास्मीन ने लाशों को छुआ और बोली, वाह, 2 चांदी के सिक्के और एक छोटा भाला। ये भाले तो नहीं ले जा रहे थे, ये क्या है? मैंने कहा, ये मेरे बनाए हुए लूट का सिस्टम है। उसने कहा, हाँ, पर क्या तुमने सोचा है कि इतने कीमती धातुओं से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? सच है, मैंने जवाब दिया, पर मुझे लगता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पहले ही गिरने वाली है। मुझे लगता है कि लगभग 75% लोग इस साल जिंदा नहीं रहेंगे। मैंने गंभीर होकर कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूं।
पर ज्यादातर लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाएंगे। अनन्या ने कहा, अरे दोस्तों, इधर देखो। हम सब गुफावासी द्वारा बनाए गए रास्ते पर दलदल की तरफ गए। वहां पर हमें एक टीला दिखा। टीला लगभग 10 फीट ऊंचा था और उसके सामने एक छेद था। छेद काई से ढके एक लकड़ी के दरवाजे से बंद था। दरवाजा तहखाने के दरवाजे की तरह खुलता हुआ लग रहा था। मेरे सिस्टम ने मुझे बताया, आपने एक नया डंगोनन खोजा है, सीडीबोग डंगोनन। ये क्लास 1 का डंगोनन है। क्या किसी और ने भी इसे स्कैन करने की कोशिश की? मैंने पूछा। ये एक डंगोनन है। मैंने अपनी उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश की। एक डंगोनन, एक असली डंगोनन। मुझे पता था कि मैंने सिस्टम में डंगोनन को जोड़ा था, पर यह जानना और असली में उसके सामने खड़ा होना, यह बहुत अलग था। मैं जल्दी से अंदर जाना चाहता था और उसे जीतना चाहता था, पर मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता था। इसके अलावा यह खतरनाक भी हो सकता था। इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था,